जिंदगी में दिक्कत उन लोगों से नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, मुझे दिक्कत उन लोगों से है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। अपने गोल को इतना बड़ा बनाओ कि आपको सुबह उठने के लिए अलार्म की जरूरत ना पड़े। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और इसे आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि यहाँ सब कुछ सबको नहीं मिलता। जो चाहता है उसे नहीं मिलेगा, जो उसके लायक बनेगा बस उसे मिलेगा। क्यों यकीन करे गैरों पर जब चलना है खुद के पैरों पर। इसलिए जिंदगी में अकेले चलना सीखिए। जब तक आप डरते रहेंगे तो आपकी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग करते रहेंगे। इसलिए जिंदगी में डरना बंद कीजिए और अपने फैसले खुद कीजिए, तब जाकर आप अपने लक्ष्य पर फोकस। साथियों नमस्कार, आप सभी का आज के इस खास टॉक शो में स्वागत है। इस सीरीज में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माई सेल्फ मुकेश नामदेव, कोरबा छत्तीसगढ़ से। आज के इस स्पेशल सेशन जिसका नाम है सफल लीडर्स की बात मुकेश नामदेव के साथ में, आप जितने भी हमारे व्यूअर्स आए हुए हैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारा सिर्फ एक विचार था कि क्यों ना अपने सभी सफल लोगों को एक मंच पे लाया जाए और उनके अनुभव का अपने टीम को भरपूर फायदा दिलाया जाए। और ये हमने सबसे पहले शुरुआत इसकी करी। पहला एपिसोड जो रहा बहुत शानदार और सफल रहा, हाउसफुल जी के साथ में। और आज साथियों बड़ी खुशी की बात है कि हम दूसरे सेशन में दूसरे गुरुवार को बैठे हैं और आज के हमारे गेस्ट हैं, आज के हमारे मेहमान हैं, सादगी और सरलता की जो मूर्त हैं छत्तीसगढ़ में, जिनका बहुत बड़ा नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में, वो गेस्ट के रूप में आपके और हमारे बीच में हैं। तो आपने पोस्टर तो देख ही लिया है कि कौन हमारे बीच आने वाले हैं। तो ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं उनको आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। मैं इनवाइट करता हूं आप सबकी डिजिटल तालियों के बीच और फिजिकल तालियों के बीच मिस्टर शालिग्राम साहू जी फ्रॉम रायपुर। प्लीज वेलकम शालिग्राम साहू जी। थैंक यू मुकेश सर, थैंक यू सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, जो आपने मुझे आज मौका दिया है कि सफल लीडर की बात मुकेश जी के साथ और मुझे मिल रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आपने जिस तरह से अभी ये जो कैंपेन जो शुरू किया है, बहुत शानदार एक सीरीज है, कंप्लीट सीरीज है, जहां एक एक ऐसा प्लेटफॉर्म, बहुत सारे ऐसे जो सक्सेसफुल पर्सन है जिन लोगों से मुलाकात होगा और हम लोग सीखेंगे आप सभी लोगों के साथ में। तो ये जो सीरीज है निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन सीरीज आपने जो शुरुआत किया है, तो इसके लिए मैं विशेष आपको मैं बधाई देना चाहूंगा। थैंक यू मुकेश जी। थैंक यू शालिक जी, थैंक यू शालिक जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको सबसे पहले सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई कि आपने इतनी शानदार सफलता हासिल करी है। अब तक तालियों की बौछार हुई है, अब मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी खट्टे मीठे सवालों की बौछार हो। यदि आपकी इजाजत हो शालिक जी तो हम अपना ये सेशन आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल, मैं तो ये बोलूंगा कि ये सवाल नहीं है, आप लोगों के प्यार है ये। जी जी आप जी जी, लोगों के निश्चित तौर प्यार पे है शालिक जो जी, मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। वेलकम निश्चित सर। तौर पे आज निश्चित तौर पे सर आपके जो अनुभव हैं, आपकी जो जानकारियां हैं और आपके जो कड़वे मीठे अनुभव रहे हैं इस सिस्टम को लेकर के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, उससे निश्चित तौर पे हमारे सभी साथियों को फायदा होगा। इसी उम्मीद के साथ इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। शालिक जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे साथियों को आपके बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं है, आपके बारे में पता नहीं है, तो शुरुआत में चाहता हूं कि आप अपने बारे में और थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं ताकि हमारे व्यूवर्स को आपके बारे में थोड़ी अच्छी जानकारी मिल सके। प्लीज शालिक जी। ओके ओके, थैंक यू मुकेश जी। साथियों, जैसे आप मेरे बारे में जानते हैं, नाम शालिक साहू है मेरा, और मेरा जो बैकग्राउंड है गांव का बैकग्राउंड रहा है। मेरा जो पृष्ठभूमि रहा है वो ग्रामीण अंचल रहा है। जहाँ पे मैं हूँ अभी आरंग है मेरा निवास, जो पैलेस है वो, और आरंग से 12 किलोमीटर रायपुर राजधानी एरिया में मेरा गांव है गनौद। मैं वहां का रहने वाले व्यक्ति रहा हूँ। मेरा जो बैकग्राउंड जो है, मेरे जो परिवार रहा है, मेरा जो पृष्ठभूमि रहा है, वो पूरा किसान परिवार रहा है। और गांव में एक मध्यम वर्गीय जो किसान होते हैं, बहुत अच्छा किसान, इस तरह से मेरा बैकग्राउंड रहा। और मुझे लगता है कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे जो फैमिली में
जिस तरह से जमीन रहे हैं, एक अच्छा जमीन, खासा जमीन रहा है। और मेरे दादाजी, मेरे पिताजी पूरा खेती बाड़ी किया करते थे। मेरे पिताजी 4th क्लास तक पढ़े थे, मेरी माताजी नहीं पढ़ी रही है। और टोटल जो परवरिश हम लोगों के हुआ, जो हमारे दादाजी हम नहीं देख पाए उसको, लेकिन परवरिश जो हम लोगों को जो किए हैं, हमारे हमारे पिताजी से ज्यादा हमारी दादी माँ की है। और पता नहीं हमारे दादी माँ और पिताजी के साथ में क्या टर्म रहा, लेकिन जिस तरह से हमारे दादी माँ के द्वारा पिताजी को जो प्यार मिलना चाहिए वो चीज नहीं मिला लाइफ में, जैसे उन्होंने हमें बताया। और उसके चलते जो हम लोगों को जो पिताजी के द्वारा जो गाइडेंस मिलना चाहिए वो चीज नहीं मिला। बाकी जैसे हमारे जो दादी जी थे, वो दादी बहुत अच्छा संपत्ति उन्होंने क्रिएट की, लेकिन जो अब पढ़ी नहीं थी, फिर भी उन्होंने संपत्ति क्रिएट की, लेकिन जो प्यार जो मिलना चाहिए वो चीज हमें बहुत कम मिला। और इस तरह से गाइडेंस बहुत कम मिला, तो जो पढ़ाई लिखाई के जो कल्चर हमारे परिवार में होता, वो बहुत बड़े कल्चर नहीं रहा। हम 5 भाई हैं, 5 भाई में कोई भी भाई 12वीं नहीं किए हैं। सभी कोई 9वीं क्लास वाले, कोई 10वीं क्लास वाले हैं। एक मेरा जो मेरे से बड़े वाला भाई है वो ओल्ड मैट्रिक है, तो आज वो सर्विस में है। और बाकी जो मेरे 4 भाई हम लोग रहे, तो हम लोग पूरा खेती-बाड़ी ही किया करते थे। फिर खेती-बाड़ी करते-करते मैं फिर पढ़ाई-लिखाई हमने किया थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत पढ़ाई-लिखाई किए, फिर वापस मैं किराना के व्यवसाय में आ गया। और किराना के व्यवसाय में आ गया तो मैं 1993 में मैंने किराना के काम शुरुआत किया। और किराना की शुरुआत किया तो जो गाँव में जो कॉम्पिटिशन होता है, उस समय 1993 में मेरे पिताजी के द्वारा एक अच्छा सा मकाम बनाया गया मेरे लिए। एक अच्छा से किराना के व्यवसाय मेरे को दिया गया, मैंने उसमें किराना के व्यवसाय किया। तो मैं 1993 से मैंने शुरुआत किया। 1999 आते-आते मैंने जो बहुत बड़े गलती किया अपने लाइफ में, मुझे लगता है कि मेरे परिवार में सबसे बड़ा, अगर नालायक बोलूं, गलती करने वाले व्यक्ति बोलूं, तो सबसे बड़े गलती करने वाले व्यक्ति मैं था। क्योंकि मैं कंपटीशन के दौर में आया, मेरे पास में हमाल वगैरह हुआ करता था, उसके साथ में मैं गलत आदत मेरे अंदर में आया, और कंपटीशन की वजह से मैं बहुत डाउनफॉल में चला गया। बहुत डाउनफॉल में चला गया। उस जमाने में मेरे ऊपर घर के अलावा मेरा पर्सनल जो कर्जा हुआ करता था, 2.5 लाख रुपया कर्जा मेरे सर के ऊपर में था। और फिर बहुत ज्यादा दबाव हुआ परिवार के द्वारा। मेरे पिताजी साहब बोले लास्ट में कि यार आपको जितना भी करना है मीठा काम कर, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा कूदने नाचने के, इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे पिताजी के द्वारा बहुत प्रेशर आया, तो मैंने उस चीज को स्वीकार किया। जो भी कर्जा था, मेरे पिताजी कुछ जमीन वगैरह सेल किए, और जमीन बेच करके मेरे को वापस खड़ा किए। फिर उसके बाद मैं डिसीजन लिया कि यार मैं ज्यादा इधर उधर नहीं करूंगा, मीठा काम करूंगा। तो हमने किराना को थोड़ा से डाउन किया, जितना हुआ उतना किया। उसके बाद में फिर मैं खेतों में आया, और खेतों में मैंने बोरवेल वगैरह काम शुरुआत किया, बोरवेल वगैरह करवाया। उसमें फिर सब्जी भाजी के काम चालू हुआ, और सब्जी भाजी के काम हुआ तो थोड़ा से 4 साल में लाइफ बहुत अच्छा हो गया। और 4 साल में लाइफ बहुत अच्छा हो गया, और मुझे लगा कि मेरे वजह से परिवार को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो अब मैं कुछ ऐसा काम नहीं करूंगा जो मैं बहुत ज्यादा नुकसान परिवार को झेलना पड़े। तो मैं फिर मेहनत करना शुरुआत किया, और मैं जैसे जैसे मेहनत शुरुआत किया, फिर परिवार काफी अच्छा हो गया। और परिवार मेरे ऊपर जो विश्वास उठ चुका था, वो विश्वास मेरे प्रति मेरे परिवार में फिर वापस आया। और परिवार के थोड़ा से तीसरा नंबर के भाई हूँ, तो सबसे बड़े हमारे भाई है, वो उसका एक अलग कारोबार है। मेरे से जस्ट बड़े वाले भाई है, वो सर्विस में है। उसके बाद 3 भाई के ऊपर में मैं जिम्मेदार पर्सन रहा, तो काफी जिम्मेदारी मुझे मिला। और इस तरह से जिम्मेदारी उठाते उठाते आज जी मैं इस मुकाम पे हूँ। तो थैंक यू मुकेश जी। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सर कि आप खेती के क्षेत्र में काम कर रहे थे, किसान के रूप में काम कर रहे थे, तो डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा आपने क्या देखा कि डायरेक्ट सेलिंग में आपने मूव कर लिया? या ये पूछूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से आपका परिचय कैसे हुआ? ये सवाल है सीमा विश्वकर्मा जी का। वो जानना चाहते हैं कि आपने क्या देख लिया डायरेक्ट सेलिंग में कि खेती के काम को छोड़ के डायरेक्ट मूव कर लिया आपने? थैंक यू सर। ओके, सीमा जी के माध्यम से जितने भी व्यूअर्स है, मैं सभी को मैसेज देना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग से एकाएक मेरा परिचय नहीं हुआ। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुना था, क्योंकि मेरे एक रोल मॉडल थे, मेरे भैया थे, वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किया करते थे।
जिस समय मैं खेती किया करता था। तो उसके द्वारा मुझे कुछ बाथ सोप है, कुछ शैम्पू है, और मेरे जो एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्ट लगता है वो प्रोडक्ट उनके द्वारा मुझे दिया जाता था। लेकिन उन्होंने मेरे को कभी ऐसा प्रेरित नहीं किया कि यार ये काम कुछ ऐसा होता है, आपको आना चाहिए। खाली मेरे को प्रोडक्ट देते थे, और खेती ज्यादा होने की वजह से वो प्रोडक्ट मैं बहुत अच्छा से यूज करता था और कुछ किसानों को बेचा करता था। आज मुझे पता चलता कि वो सिस्टम है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग किस समय कैसे परिचित हुआ, किसने मुझे जानकारी दिया, तो मेरे मैडम के जो मामा जी है, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन किया हुआ था। और उस समय जब मैं खेतों में बहुत ज्यादा बिजी था, तो पार्ट टाइम मैं टेलर के काम किया करता था। मैं एक अच्छा टेलर भी रहा हूँ। तो मैं पार्ट टाइम खेतों के साथ में जो टाइम बचता था उसमें मैं कुछ सिलाई वगैरह करता था। तो दीपावली के टाइम था, 15 नवंबर 2004 की बात है। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे पास में आया। तो मेरे जो वाइफ के जो मामा जी हैं, उन्होंने साथ में लेके आया। और जो शख्सियत मेरे पास आए थे, यानी मेरे वाइफ के मामा जी के, उनके जो डेढ़साला है रिश्तेदारी, तो वो एक प्रिंसिपल व्यक्ति है। और मेरे जो अपलाइन थे उनके साथ में थे। तो दो जेंटलमैन, बिल्कुल टाई, बिल्कुल ड्रेसअप बहुत अच्छा था, फॉर्मल ड्रेसअप में थे वो, और फॉर्मल ड्रेस में मेरे पास चल के आए। तो उन्होंने मेरे को बताया कि एक बिजनेस है, ये बिजनेस आप कर सकते हैं। ये मेरे मामा जी मेरे को बोले कि ये बिजनेस आप कर सकते हैं। और उन्होंने मेरे को प्लान दिखाया, और प्लान दिखाया तो मैंने गौर से प्लान देखा। तो मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानता था। मुझे तो ये लगा कि कोई जेंटलमैन, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति मेरे को कोई चीज बता रहे हैं, इसलिए मैंने उसको सुना। दूसरा चीज है, उन्होंने प्रोडक्ट कुछ रखा हुआ था, और प्रोडक्ट कुछ रखा था तो प्रोडक्ट उन्होंने मेरे को दिखाया। तो मैं सोचा कि यार ये प्रोडक्ट लगता है, मेरे को पेस्ट लगता है, मेरे घर में चाय लगता है। तो इस तरह से मैंने साइन किया। और साइन मुकेश जी मैंने इस तरह से किया कि पूरा उन्होंने मेरे को प्लान दिखाया, कुछ समझ नहीं आया। लास्ट में पूछा कि इसके अंदर में करना क्या पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे को बताया कि कुछ किट है, इस किट को आपको परचेस करना पड़ेगा। तो मैं बोला कितना लगेगा। उन्होंने उस जमाने मेरे को बोला कि 1500 रुपया देना पड़ेगा। मैंने 1500 रुपया तुरंत दिया, और मैंने तुरंत ज्वाइन किया। मैंने कोई इट बट कुछ नहीं लगाया, मैंने तुरंत ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि यार कुछ प्रोडक्ट तो दे रहे हैं, जाने को तो कुछ नहीं है, और ले भी जाएगा तो कितना ले जाएगा, ज्यादा ज्यादा 1500 के नुकसान होगा। तो मैंने इस तरह से कुछ चीज देखा, और ज्यादा मुझे कोई जानकारी नहीं था, और मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, और फिर आगे मैंने फिर काम स्टार्ट किया। जी जी, निश्चित तौर पे सालिक जी, ज्वाइनिंग एक प्रोसेस है, ज्वाइनिंग तो होती है, लेकिन रियल में उसके बाद ही काम शुरू होता है। उसके बाद ही हम इस इंडस्ट्री की ताकत को समझ पाते हैं, ये इंडस्ट्री हमें क्या क्या दे सकती है। तो सालिक जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इंडस्ट्री का, इस आज भारत युवाओं का देश है, 60% से ज्यादा लोग युवा हैं, तो आपको क्या स्कोप नजर आता है इसका, डायरेक्ट सेलिंग का भारत में? सर, शुरुआत में मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं था, तो खैर वो मेरा अलग एक व्यू था। लेकिन जैसे मैं इस इंडस्ट्री से परिचित हुआ, जैसे मैं सेमिनार वगैरह में गया, और जैसे जैसे मैं सीनियर होते गया, तो जिस समय हम ज्वाइन किए थे उस समय एक अलग माहौल थी, एक अलग चीज थी। लेकिन आज ये जो इंडस्ट्री है इंडिया में, लगभग समथिंग यूं बोल सकता हूं मैं कि लगभग 30 साल होने को है, लगभग 30 साल होने को है। और 30 सालों में बहुत सारी चीजें क्लियरिटी आ चुका है। जैसे आज गवर्नमेंट के हमारे पास में गाइडलाइन आ चुके हैं, आज स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं। और जिस तरीका से अभी रिपोर्ट जो आया है केपीएमजी और फीकी का रिपोर्ट ये बोलता है कि 2025 तक ये जो इंडस्ट्री है 65,000 करोड़ की होने वाली है। 65,000 करोड़ की होने वाली है, एक बड़ी इंडस्ट्री है, जिसमें महिलाओं का 60% योगदान रहेगा इस इंडस्ट्री के अंदर में। और आज जिस तरीका से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, लगभग आज 140 करोड़ की जनसंख्या हो चुके हैं भारत में। और एमएलएम बिजनेस की बात करते हैं, इस इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो बिजनेस चलता है लोगों से, और भारत में लोगों की कमी है ही नहीं है। आज 140 करोड़ हम हो चुके हैं, और हर साल आज 2 करोड़ 50 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं। और इसका मतलब है कि वो भी हमारे कस्टमर हैं। और 2 करोड़ 50 लाख बच्चा पैदा हो रहा है, मतलब हर साल 18 साल के इतने लोग तो हो रहे हैं। और
आज हम देख पा रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों के जरूरतें बढ़ रहे हैं, आज महंगाई बढ़ रहे हैं, आज महंगाई बढ़ रहे हैं। तो साथियों, कहीं ना कहीं आपको मेरे को जरूरत तो है कुछ एक्स्ट्रा इनकम के। और आज जनसंख्या बढ़ रहे हैं तो बेरोजगारी भी बढ़ रहे हैं, और बेरोजगारी इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आधुनिकीकरण के दौर है। आज बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट है, बड़े उद्योग है, जहां जो रोबोटिक होते जा रहे हैं, जो मशीनरीकरण होते जा रहे हैं, और काम सबको चाहिए, लेकिन काम क्या कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी संस्था क्या इतने सारे लोगों को रोजगार दे पाएंगे क्या? तो मुझे लगता है कि इतने सारे, कोई भी मंत्रालय में इतना तो रोजगार है ही नहीं है, इतना है ही नहीं है, तो लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए। तो आज लोग अनएम्प्लॉयमेंट होते जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज हम देख पा रहे हैं कि इस महामारी के दौर पे आज बहुत सारे उद्योग धंधे तो मंदे पड़े हैं या फिर बंद पड़े हैं। लोगों को सैलरी देने की क्या बात, सैलरी कम हो रहे हैं या फिर सैलरी कट रहे हैं। नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं आज कि इस समय महंगाई की अगर हम दर देखें तो हर 20 साल में महंगाई 10 गुना बढ़ रही है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं, कुछ कारण और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर मैं देखता हूं तो आज चाहे नौकरी हो, चाहे कोई बिजनेस हो, कोई सिक्योर नहीं है। और हर पर्सन, आपके हमारे जैसे हर पर्सन एक सिक्योर इनकम चाहते हैं, सिक्योर जॉब चाहते हैं, सिक्योर इनकम चाहते हैं। हम अपने परिवार को एक बहुत अच्छा लाइफ भी देना चाहते हैं। आपके हमारे बहुत सारे अरमान हैं, सपने हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, ये एक वरदान हो सकता है, बहुत शानदार हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति इस पर आए, ज्वाइन करें, कुछ समय तक काम करें। तो अगर वो कैरियर बनाना चाहे तो कैरियर बहुत शानदार वो कैरियर बना सकता है। तो ये मुझे समझ में आता है कि डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, मानव समाज के लिए एक वरदान हो साबित हो सकता है। बहुत बढ़िया बात कही सालिक जी आपने कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री निश्चित तौर पे भारत को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल अदा कर सकता है, इसका भविष्य उज्जवल है। लेकिन डायरेक्ट आज जितने भी साथी हमारे व्यूवर्स हैं, ज्यादातर लोग ज्वाइन पर्सन हैं, सब लोग जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है, पुराने तरीका से इतर एक अलग माध्यम है, जहां पे पैसा बिचौलियों को जाता था, आज पैसा यहाँ पे हम लोगों को आता है, बिचौलियों को हटा करके। यहाँ पे शुरुआत हमारी होती है एज ए यूजर, जब हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं रजिस्टर्ड होकर के, और उसके कुछ बेनिफिट हमें मिलने शुरू होते हैं। जब हम प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होते हैं तो हम अपने जैसे यूजर्स का एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं। नेटवर्क इसलिए बिल्ड करते हैं कि जहां जहां मेन पावर है वहीं वहीं मनी पावर है। लोगों ने बड़ी सफलता पाने के लिए मेन पावर तैयार करी है, तो लोग मेन पावर बनाने की शुरुआत करते हैं, यानी नेटवर्क बिल्ड करते हैं। तो वहां पे इस इंडस्ट्री को लेकर एक मिथक है सालिक जी, एक मानसिकता रहती है कि जब मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो मेरा एक लाइन अपलाइन चला दे, अपलाइन जो भी ज्वाइनिंग करता है वो मेरे नीचे ही आए, ऐसा हर इंसान चाहता है। ज्यादातर 2 लाख से कम स्टार्ट होती है बिजनेस, बाकी 3, 4, 5 आपकी जैसी इच्छा वो कर सकते हैं। लेकिन हर साथी लगभग बहुत सारे साथी यही चाहते हैं कि मेरे अपलाइन की तरफ से ज्वाइनिंग का सपोर्ट, मेरे एक लाइन मेरा अपलाइन चला दे। तो सर इसके बारे में आपका क्या विचार है, और क्या आपके अपलाइन ने एक लाइन चला के दे दिया? मैं जानना चाहूंगा सालिक जी। थोड़ा कड़वा सवाल है लेकिन पूछना लाजमी है। सर बहुत शानदार सवाल है। जैसे कि लोगों के एक सोच होती है, जैसे मुझे लगता है कि जैसे हम प्लान दिखाते हैं तो पहला जो हम प्लान शो करते हैं उस समय हमने सामने वाले पर्सन से क्या वादा किया, किस तरह से हमने बातें किया, ये मायने रखता है पहला जो चीज है। क्योंकि मेरे साथ मेरे अपलाइन ने जैसे प्लान दिखाया, बातें किया पूरा, तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा कोई वादा नहीं किया मेरे साथ। उन्होंने प्योर प्लान दिखाया, और प्योर प्लान दिखाया तो मेरे अंदर उस तरह का विचार ही नहीं आया कि एक लाइन हम चला देंगे। ये तो मैं तो बिजनेस को ज्वाइन किया था। तो लोगों को ये लगता है कि मेरे जो अपलाइन है एक लाइन चला दें। तो अगर आप क्या करना चाह रहे हैं, आप बिजनेस करना चाह रहे हैं कि क्या करना चाह रहे हैं? हम बिजनेस करने आ रहे हैं तो हमें बिजनेस करना चाहिए। और अगर एक लाइन अगर आप अपलाइन चला भी देंगे तो मेरा ये मानना है कि किसी का एक लाइन अगर अपलाइन चला देता है तो पहली बात तो उसके स्किल डाउन हो जाता है, वो सीख नहीं पाएगा बहुत अच्छा से। और जब हम सीख नहीं पाएंगे तो एक लाइन अब भी अपलाइन भी चला देंगे तो मेरा ये मानना है कि हम दूसरा लाइन भी नहीं चला पाएंगे। जो व्यक्ति अगर एक लाइन चला लेता है वो दूसरा लाइन भी चला लेता है। और जैसे मेरे बात है तो मेरा
ना तो एक लाइन मेरे को मिला, कुछ नहीं मिला। मेरे अप लाइन के मेरे को बहुत शानदार हेल्प मिला और मैंने काम करना शुरुआत किया और काम मैंने ए में भी किया, बी में भी किया और मेरे अपलाइन की कृपा मेरे साथ में इतना बड़ा रहा कि उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि आपके ए में नहीं जाएंगे, आपके बी में नहीं जाएंगे। तो उन्होंने मुझे लगता कि इसलिए ऐसा नहीं बोला क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं रखा कि एक लाइन में कोई ज्वाइन करा के दे दे या एक लाइन को चला दें। तो इसके वजह से मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ और मैं जितने भी मेरे जो व्यूअर्स हैं मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर मैं सोचता हूं कि एक लाइन अपलाइन चला दें तो इसका मतलब है कि मैं कमजोर हूं और मैं कमजोर हूं तो मेरा एक लाइन भी चल जाएगा तो भी मैं सेकंड लाइन को नहीं चला पाऊंगा। तो मेरे हिसाब से ये कहना है कि ये जो इस इंडस्ट्री के अंदर में ये जो बातें हैं पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं है, बिल्कुल सोच नहीं रखना चाहिए इस तरह से। जी जी, बहुत बढ़िया सालिक जी, बहुत सही दिया। सालिक जी, एक चीज और पूछना चाहूंगा, ज्यादातर लोग जो होते हैं इस इंडस्ट्री में कम से कम 2 लेग होते हैं, एक बड़ा लेग एक छोटा लेग। तो ज्यादातर लोगों का जो फोकस होता है ना सर, वो अपने छोटे लेग के ऊपर ज्यादा रहता है। बी लेग को कई बार अपने बड़े लेग को कई बार इग्नोर कर दिया जाता है। ऐसा इंडस्ट्री में होता है। जब भी मैं अपने अपलाइन को मिस्टर रत्नेश जैन जी को जब भी मैं खबर करता हूं कि सर मेरे टीम में फला व्यक्ति अचीवर बन के आ गए, तो उनके तरफ से पहला सवाल होता है कि लंगड़ाते हुए आया है कि चलते हुए आया है। लंगड़ाते हुए आया मतलब सिर्फ एक लाइन को ध्यान दिया होगा उसने, और चलते हुए आया मतलब उसने दोनों लाइन को अपना ध्यान दिया हुआ, फोकस किया होगा, तब वो सही मायने में अचीवर है मेरे नजर में। ऐसा उनका मानना होता है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ बी लेग में ध्यान होना चाहिए कि दोनों लेग को अपना लेग मान के काम करना चाहिए नेटवर्क इंडस्ट्री में? सर मैं तो जितने भी मेरे व्यूअर्स है मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि वो जो चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, जो भी लोग हैं ना, मैं हूं और मेरे लोग हैं। जैसे मेरे सर जितने भी अंग है वो मेरे अंग है, चाहे मेरे राइट लेग हो चाहे लेफ्ट लेग हो, वो तो पूरा मेरे है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये खाली बी में ध्यान देता है, खाली बी में ध्यान देता है, तो अगर ए में नहीं ध्यान देता है तो आप देखेंगे कि जो हमको इनकम जो आ रही होती है वो पावर से आती। भले हम छोटे लेवल में होते हैं तो डिफरेंस जो बनता है वो ए बी से बनता है और ए से भी बनता है डिफरेंस जो है। लेकिन जैसे हम बड़े लेवल में जाते हैं तो हमको जो रॉयल्टी और टेक्निकल जो आती है वो ए लेग से आती है, और ए जो लेग होती है, बड़ी जो पावर लेग होती है बड़ी होती है, तो वहां पर संख्या बड़ी होती है, तो बड़ी होती है तो रॉयल्टी भी बड़ी वहां से आती है, टेक्निकल भी बड़ी आती है, और ज्यादा हमें जो मान सम्मान मिलता है वो बड़ी लेग से मिलता है। और मेरा ये जो पर्सनल जो अनुभव रहा है अब तक के, मेरा जो नेचर ऐसा रहा है कि मैं पावर में ज्यादा जाके काम किया हूं और वहां पे मैं सीखा हूं। पावर में मैं गया क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा ग्राउंड है, और मेरे लिए एक बड़ा ग्राउंड है, तो पावर में ज्यादा जाके मैं सीखा और ज्यादा जाके सीखा आके मैं जो वीकर लेग है वहां पे मैं काम किया। और एक लाइन और बताना चाहूंगा सर आपको, बहुत लंबा समय तक मेरा जो लगभग 1.5 साल तक मेरा बी लेग चला नहीं था, 1.5 साल तक बी लेग नहीं चला था। और मेरे अपलाइन को ऐसा लगता था कि यार पता दिन कितने दिन चलेंगे नहीं चलेंगे, वो ये सोचता था, वो मेरे को बाद में बताएं कि यार हम आपको ऐसा सोचते थे। लेकिन अब बी लेग कैसे चला? तो बी लेग ऐसे चला कि मैं हमेशा पावर में काम करता था और पावर में मैं ज्यादा सीखता था और पावर में मेरे को मान सम्मान भी मिलता था। तो वहां से मैं जो सीख पाता था, जो एनर्जी लेता था, हमेशा मेरा फोकस होता था कि सेकंड को बढ़ाना है हमेशा, और सेकंड को बढ़ाना है तो मैं सेकंड में काम करता था, पावर में पूरा टीम के साथ में काम करता था, इंडिविजुअल वर्क में सेकंड में करता था, और मेरे नॉलेज बढ़ते चला गया। तो जब नॉलेज मेरा बढ़ते चला गया तो आखिर में सेकंड को भी उठा लिया, और सेकंड में इस तरह से उठा लिया कि आज अगर बात करें तो बहुत बड़ा टर्नओवर सेकंड के भी, आज जो सेकंड लेग बोलते हैं, सेकंड लेग से आज मेरा पावर लेग से आज मेरा सेकंड लेग पावर लेग हो चुका है। और ये पहले भी मेरे साथ रहा और आज भी इसी तरह की कंडीशन है। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि लोग हमेशा फोकस करते हैं सेकंड लेग में रखें नजर आप सेकंड लेग में, लेकिन पावर को भी नहीं भूलना चाहिए, और हमें बड़ी इनकम बड़ी रॉयल्टी हमें पावर से ही आना है। अपन सालिक जी यूं कह सकते हैं कि पावर लेग को अपन मान सकते हैं मायका,
और बी लेग को मान सकते हैं अपना ससुराल, है ना, कि एक वक्त तक के अपना मायके में रहती है एक लड़की और शादियों के बाद में ससुराल जाती है, तो जो लड़की मायके में सीख के जाती है ना, वो ससुराल में तालियां पाती है, और जो लड़की मायके से सीख के नहीं जाती है वो ससुराल की गालियां खाती है। तो जो पावर में जाके जी सीखेगा नहीं, वो मुझे लगता है कि बी में भी गाली ही खाएगा। तो अपने को दोनों लेग को जी बराबर जी ध्यान बिल्कुल। देना चाहिए, मायका और ससुराल का प्रेम बना रहना चाहिए। खालिद जी, कुछ और सवाल मैं लेने जा रहा हूँ आपसे, जी और जी इस जी। पे देखूंगा कि ये सवाल बहुत ज्यादा लोगों का आया है। मैं बात करूंगा हाँ इस पे, आनंद साहू जी हैं, गौतम साहू जी हैं, कपिल देव जी हैं, और महेश बोरकर जी, सुखलाल साहू जी, सावित्री मानिकपुरी जी, ललित देवांगन जी, कोसले जी, ये सभी साथियों का लगभग इसी से संबंधित सवाल है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि किसान होने के बाद और कम पढ़े लिखे होने के बावजूद और गांव के होने के बावजूद आपने इस बिजनेस को जब बिल्ड किया तो किस प्रकार के चैलेंज आए आपको? सर, चैलेंज तो काफी बढ़िया रहा, मजेदार रहा, सुखद चैलेंज रहा। और इसीलिए कहते कि ना संघर्ष ना तकलीफें तो फिर क्या मजा है जीने में। और तूफान भी थम जाएंगे जब दम रहेंगे सीने में। तो जी, सर, वेरी गुड। चैलेंज काफी मजेदार रहा, काफी चैलेंज रहा, बहुत मजा आया चैलेंज फेस करते हुए। और जैसे मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, ये मेरे समझो अच्छी बात है कि बुरी बात है, मेरे को समझ में नहीं आया। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज रहा मेरे साथ, वो चैलेंज फील्ड के नहीं रहा। सबसे बड़ा जो चैलेंज फील्ड के नहीं रहा, लोगों के साथ में मेरा मेरा बड़ा चैलेंज नहीं रहा। वो चैलेंज बड़ा रहा अपने आप से। और अपने आप से चैलेंज क्या? अपने आप को बदल पाना, अपने आप को बदल पाना। और अपने आप को बदलने के लिए मैंने कोई भी चीज है, इतना बार प्रयास करना पड़ता है मेरे को, इतना बार प्रयास करना पड़ता है। और इसीलिए कहते हैं कि अभ्यास अगर आपके निरंतर रहे, अभ्यास आपके निरंतर जारी रहे, तो एक दिन आप अभ्यस्त हो ही जाएंगे। तो सर, जी जी। मैंने जो जो बड़ा जो चैलेंज फेस किया, क्योंकि खेत में सर मैं बहुत मेहनत करता था। मैं शुरू से मेहनती व्यक्ति हूँ, खेत में बहुत मेहनत करता था। दूसरी बात, फील्ड में भी बहुत ज्यादा मेहनत करता था। लेकिन अपने आप को बदलने में मैंने काफी प्रयास किया है, मैंने अपने आप को काफी चेंज किया है। मेरी पढ़ाई लिखाई जिस तरीके से है, मैंने पढ़ाई लिखाई बहुत कम किया है, लेकिन बहुत ज्यादा किया है। जैसे पढ़ाई लिखाई मैंने सर 2 बार पहली क्लास पढ़ा है, 2 बार दूसरी क्लास पढ़ा है, 3 बार तीसरी क्लास पढ़ा है। ये हमारी पढ़ाई है। ओके। अब ऐसा क्यों रहा? क्योंकि पढ़ाई में कमजोर थे, बड़े गुरुजी के खूब मार पड़ता था तो अपन भागते थे। लेकिन वो चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि जब मैं तीसरी क्लास को 3 बार पढ़ा, तो पूरा पाठ याद हो गया और मैं क्लास के सबसे टॉप स्टूडेंट था। मैं मतलब ज्यादा जानने वाले व्यक्ति। चौथी क्लास बहुत बेहतर रहा, 5वीं क्लास मेरा बहुत बेहतर रहा, 6वीं 7वीं हर क्लास में मैं कैप्टन था, हर क्लास में। तो कहने का मतलब ये है कि बार बार उसी सब्जेक्ट को पढ़ने की वजह से मैं अच्छा अभ्यस्त हो गया। वही चीज बिजनेस में हुआ मेरे साथ में, वही चीज बिजनेस में हुआ। और वही चीज बिजनेस में हुआ, तो कोई भी मेरे पास में मेरे को प्लान दिखाना है, जैसे प्लान है, तो प्लान को मैंने इतने बार रटा, इतने बार रटा, इतने सारे। मैं अपने यहाँ मैडम को मैंने कई बार प्लान दिखाया, मैंने बच्चों को कई बार प्लान दिखाया, अपने इवन जो लेबर होते मैंने लेबर को कई बार प्लान दिखाया, बहुत बार मैंने प्लान दिखाया अपने लेबरों को। और लोगों को मैंने बहुत बार प्लान दिखाया। तो बहुत बार प्लान दिखाने की वजह से मेरे अंदर के जो चैलेंज जो मेरे को फेस करना था, सर मैं अभ्यस्त होते गया। और जैसे जैसे मैं अभ्यस्त होते गया, तो चाहे मेरी पढ़ाई लिखाई जैसे भी रहा हो, बैकग्राउंड मेरे भी जैसे रहा, उसमें मैं परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट जी जो चीज है ये कि लोगों को जैसे हैंडल करने वाली बात है, तो लोगों को हैंडल करने के जो कला है, वो ये है कि जब मैं बदलाव अपने अंदर में लाया, जब मैं सीखते गया, तो सीखते गया तो लोगों को मैं ज्यादा सुनता था, मैं लोगों को ज्यादा सुनता था। तो लोगों को मैं जब ज्यादा सुनता था, तो लोगों को जब मैं सुनता था, तो मैं समझ जाता था कि इसको मेरे को क्या बताना है और क्या जी बताना है। तो उसके बाद जब मैं सुन के जब मैं उसको प्लान दिखाता था या बातें करता था, तो व्यक्ति हैंडल हो जाते थे। जी, थैंक यू ओके। सर। जैसे कि आज आपके टीम में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, हर प्रकार के पेशे के लोग हैं। जब शुरुआत आपने किया तो शुरुआत में जैसे हमने भी बड़े ओहदे वाले लोगों को प्लान दिखाया, तो बड़े इनकम या बड़े ओहदे वाले लोगों को शुरुआती दौर में जब आपने प्लान दिखाया, तो उस समय में रिजेक्शन को आपने, चूंकि एकाएक लोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो आपने रिजेक्शन को कैसे फेस किया उस समय?
क्योंकि उस समय एक आदमी टूट जाता है, ऐसा लगता है कि यार ये काम मेरे लिए नहीं बना है, जब अपने से बड़े लेवल पे जाके काम करते हैं। तो आपने कैसे उसको फेस किया? सर जैसे अभी मैंने बताया था कि मैंने पहली बात तो चेंज किया अपने आप को, जो बदलाव, तो मैंने अपने आप को इस बिजनेस के अकॉर्डिंग चेंज किया। जैसे सामने वाले व्यक्ति डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको क्या पता कि सालिक साहू क्या है, जी। उसको क्या पता कि वो कम पढ़ा लिखा है कि गांव के हैं। तो मैंने अपने पर्सनालिटी को चेंज किया, ये बात। और सामने वाले को, व्यक्ति को पता नहीं है ना कि मैं कौन हूं, उसको तो ये पता है कि ये कोई बिजनेसमैन है, ये कोई इस तरह के पर्सन होंगे ये। और जैसे प्लान दिखाने के बाद में जो मेन जो पार्ट होता है कि फॉलो अप, तो फॉलो अप में जो मुझे जो करना चाहिए, तो मेरे पास में जैसे कि फाइल हुआ करता था, अपना जो टूल्स जो फाइल हुआ करता था। उसके बाद में कुछ बिजनेस स्कूल है, सवाल ही जवाब है, और जो भी टूल्स बुक वगैरह है, ये चीज हमारे पास में हुआ करता था। तो फॉलो अप में जैसे हम उसको सुनते थे, तो सामने वाले व्यक्ति जो सवाल कर रहे हैं ना, तो सवाल को हम सुनते थे और उसके बाद में उनके सवालों के आधार पे उनको आंसर देते थे। तो आंसर देते थे तो वो एक तो ऑन हो जाते थे या फिर नहीं होते थे। तो ऐसा नहीं कि मैं हर लोगों को प्लान दिखा रहा हूं तो हर जगह रिजल्ट सही आएंगे। हमारे अपलाइन हमको उस समय ये सिखा भी गए थे कि यहाँ पर अनुपात काम करती है, 10 7 4 1। आप 10 लोगों से मिलेंगे तो हो सकता है 4 लोग आपको अपॉइंटमेंट देंगे, फिर 7 लोग आपको अपॉइंटमेंट देंगे, 4 लोग आपके बात को सुनेंगे, 3 लोग थोड़ा से सीरियस होंगे, एक रिजल्ट आएंगे। तो हमने इसी तरीका से काम किया है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों से फॉलो किए। और जी बात जी। रहा ज्यादा ओझे वाले व्यक्ति, तो ओझा वाले व्यक्ति को भी अगर आप सही तरीका से प्रोजेक्ट अगर आप दिखा दे, आप सही ढंग से अगर हैंडल कर दे, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति हमारे जरूरत के लिए नहीं आएंगे, वो उनकी जरूरत के लिए, अपने जरूरत के लिए आएंगे। और जी उनकी जरूरत को हमें दिखाने की जरूरत है, हमें बताने की जरूरत है, तो व्यक्ति आ सकता है। जी जी। ओके। सही बोल रहे हैं कि किसी व्यक्ति को पैसे की तलाश है, उनको इस इंडस्ट्री में पैसा मिल जाता है। कोई व्यक्ति समय की तलाश के लिए आता है इस इंडस्ट्री में आने के बाद, एक वक्त के बाद समय ही समय होता है। कोई सिक्योरिटी के लिए आता है कि एक वक्त के बाद मैं ना रहूं तो भी पैसा आता रहे, तो सिक्योरिटी भी यहाँ मिलती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बड़े लोगों को भी, बड़े पढ़े लिखे लोगों को या बड़े ओहदे के लोगों को भी अट्रैक्ट करता है, इंडस्ट्री लोगों को। सर मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा कि आप हमेशा उत्साहित रहते हैं, हर जिम्मेदारी लेने में आगे रहते हैं और हर समय कूल रहते हैं। मैंने आपके साथ बहुत समय बिताया है, तो इस चीजों को मैं जानता हूं कि आप टेंशन में कभी आप नहीं रहते। और घर की भी जिम्मेदारियां हैं, बिजनेस की बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तो सभी चीजों को आप कैसे कर पाते हैं आप? ये तो सर मेरे को भी पता नहीं है कि मैं उत्साहित इतना क्यों रहता हूँ, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है, शुरू से मैं उत्साहित रहता हूँ मैं। और ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है कि हमेशा मैं उत्साहित ही रहता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, ये जो इंडस्ट्री है, इसका प्यार है, आप सभी लोगों को प्यार है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास में प्रॉपर गोल होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए आपके पास में, क्योंकि वो गोल ही एक ऐसा चीज है जो आपको प्रेरित कर सकता है, आपको उत्साहित कर सकता है। ये तो मेरे पास में प्रॉपर एक गोल रहा है लाइफ में कि मेरे को कुछ करना है, मेरे को कुछ बनना है, मेरी परिवार की बड़ी जिम्मेदारी है, बच्चों को इस तरह का एजुकेशन देना है, अपने परिवार को इस तरह से मैनेज करना है। तो मेरे पास में सबसे जो बड़ा जो चीज है, मेरे एक बड़ा गोल रहा है कि क्योंकि सर मैं गरीब वाला जिंदगी नहीं जी सकता, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इस तरीके से रहा है, तो मैं गरीब वाली जिंदगी तो जी ही नहीं सकता, और खेती से मेरे को वो चीज मिल नहीं सकता। तो ये जो इंडस्ट्री जब मेरे को मिला, तो इसके अंदर मैं देख लिया कि मेरे सपने साकार हो सकते हैं, मेरे लाइफ सेट हो सकते हैं, मेरे बच्चों के लाइफ सेट हो सकता है। तो वो जो चीज है, वो मेरा ड्रीम मुझे हमेशा प्रेरित किया है, और मैं हमेशा उत्साहित रहा हूं। और ये जो हमारे अपलाइन के द्वारा हमें सुनने को मिला कि रोते हुए जाए मरे की खबर लाए, अगर मैं किसी भी पर्सन के पास में रोते रोते जाऊंगा तो मुझे मिलेगा क्या, और मैं सामने वाले व्यक्ति के पास में रो के करूंगा भी क्या, मैं करूंगा भी क्या, वहां से मेरे को अल्टीमेट कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अगर हम आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं, तो पहली बात तो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है कि हम हेल्दी रहते हैं। ओके। और
जी खुश रहने वाले व्यक्ति को तो हर कोई पसंद करते हैं सर। तो जी हमें बिल्कुल ये रखना चाहिए। ये चीज मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर में सीख पाया। और दूसरी जो बात आपने एक चीज और बोले कि जिम्मेदारी वाली बात, तो सर अब मुझे ये पता नहीं है कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन वो चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं शुरू से मैं जिम्मेदार पर्सन हूँ। शुरू से जब से मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ, जो जिम्मेदारी लिया हूँ, तो मैं घर में भी बहुत जिम्मेदार पर्सन हूँ। और जब मैं आरसीएम बिजनेस में आया, तो सर मैंने जो बिजनेस किया है वो टोटल मैंने अपनी जिम्मेदारी, अपलाइन के बहुत सपोर्ट मिला मेरे को, और अपलाइन मुझे जिम्मेदारी देते रहे और मैं जिम्मेदारी लिया। और इसीलिए कहा जाता है कि एक आप जब जिम्मेदारी लेते हैं तो आप बहुत मजबूत हो जाते हैं। जी आप जब जिम्मेदारी लेते हैं तो आपके बिजनेस बहुत ग्रोथ करता है। तो जिम्मेदारी बराबर कामयाबी। और जी, हम सही जब कहा आपने। जिम्मेदारी लेते हैं, तो जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो सर हम बहुत सम्मान पाते हैं, हमें रिस्पेक्ट जी ज्यादा मिलता है, हमें एक जी जी पहचान मिलता है, हमें एक नाम मिलता है। तो क्यों ना हम जिम्मेदारी लें। और जी जिम्मेदारी हम लेते हैं तो इससे हमारा कुछ नुकसान होता नहीं है, इससे हमें बहुत फायदा होता है, हम बहुत ज्यादा हम सीखते हैं। तो जिम्मेदारी के सर बहुत बड़े बेनिफिट हैं। जी और जी जी हर व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए, अपने अपने स्तर पे, अपने अपने लेवल पे जिम्मेदारी लेना चाहिए। और मेरे कंधों पे तो बहुत पहले की बड़ी जिम्मेदारी आ चुका इस इंडस्ट्री के अंदर में। जैसे मैं जब बिजनेस शुरुआत किया, महासुन में जब बिजनेस शुरुआत किया, तो पूरी जिम्मेदारी मेरा था। और रायपुर में जैसे जैन सर के साथ संपर्क में आया, तो जैन सर भी अपने मेरे स्तर पे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी दिया और मैंने जिम्मेदारी लिया। और जिम्मेदारी के बारे में और भी कहा जाता है कि जिम्मेदारी वो चीज है, वो एक ऐसा चीज है जो उस व्यक्ति के पास में चली जाती है। और इसीलिए कहा जाता है जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, जिम्मेदारी ली जाती है। और जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हम जिम्मेदारी किसके ले रहे हैं? हम अपने बिजनेस के ले रहे हैं ना सर। हम जिम्मेदारी किसके ले जी रहे हैं? जी हम जिम्मेदारी अपने परिवार के ले रहे हैं। तो जी बिल्कुल जी हर व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल पर्सन होनी चाहिए। जी, निश्चित तौर पे जिम्मेदार होना चाहिए और उत्साहित रहना चाहिए, और आप हमेशा उत्साहित रहते हैं। लोगों को भी हमेशा उत्साहित रहना चाहिए, इससे एक मैसेज जाता है, क्योंकि पहली बार जब किसी के पास आप प्लान लेके जाते हैं, वो आपके प्लान पे कम ध्यान देते हैं, आपके उत्साह, आपके आशा, आपके विश्वास को देखकर ही सिस्टम को पहले ज्वाइन करते हैं। तो एनी टाइम उत्साहित तो रहना ही चाहिए। सर, माखन रजक जी एक साथी हैं जिनका सवाल आया है कि दूसरी पारी में जहाँ आरसीएम बिजनेस में शुरुआत हुआ, वहां पे कई अपलाइन एक्टिव नहीं रहे और आपको अपने बिजनेस जीरो से स्टार्ट करना पड़ा। और उस समय आपकी मानसिकता कैसी रही? क्या आपको ऐसा नहीं लगा एक बार कि मुझे भी सिस्टम से क्विट कर जाना चाहिए? जब जीरो से आपने स्टार्ट किया, कैसी मानसिकता थी आपके उस समय? थैंक यू माखन जी, आपने बहुत शानदार सवाल किया है और आप हमें वहां तक लेके गए हैं पीछे। 2012 के जो घटना है, 2012 के, और वो जो दौर है हमारे लिए, हमारी इस इंडस्ट्री के लिए बहुत टफ टाइम था। 2011 2012 बहुत टफ टाइम था। और जैसे उस समय टफ टाइम के समय में बहुत सारे हमारे जो अपलाइन हैं वो हमारे साथ नहीं रहे। और मेरा ये मानना है कि उनका अपना रीजन रहा, हमारा अपना रीजन रहा। और जो मैं काम किया था उस दौरान, पूरा उस समय तक मैंने इस इंडस्ट्री को समझ चुका था, मैंने बिजनेस को समझ चुका था, मैंने डायरेक्ट सेलिंग को समझ चुका था। तो मैं सर व्यक्ति को ज्वाइन नहीं किया था, मैं एक प्रोजेक्ट को साइन किया था, मैं एक इंडस्ट्री को साइन किया था, मैंने व्यक्ति को ज्वाइन नहीं किया था। अब मेरे जो बहुत सारे लोग हैं, मेरे जो अपलाइन सीरीज में थे, वो कुछ लोग नहीं रहे। यहां तक मेरे डाउनलाइन सीरीज में, मेरे लाइफ लाइन में अगर बचने वाली बात बोले तो सिंगल 1% था मैं, सिंगल 1% जो मैं बचा था, ये पोजीशन था। बाकी ना तो मेरे अपलाइन में थे, ना मेरे तो डाउनलाइन में थे, कोई नहीं थे, बचे तो हम थे। और दूसरी जो चीज है, जब मैं मुझे लगा, जैसे सवाल ये है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्विट कर देना चाहिए? सर इतना बेहतर सिस्टम है, इतना बेहतर। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करूं तो हम जिस प्रोजेक्ट पे हैं, यही एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो एमएलएम को एमएलएम के तरीका से करती है। नहीं तो मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या है, एमएलएम के नाम पे ठगी है, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लूट मची है, मैक्सिमम ये हाल है आज। और मेरा स्वभाव ऐसा था कि मैं इसलिए इस बिजनेस को बहुत शानदार तरीका से कर रहा हूं
क्योंकि इसमें मेरे जो स्वभाव है, मेरे स्वभाव के आधार पे मेरा बिजनेस है, क्योंकि मेरा स्वभाव है कि मेरे द्वारा किसी की नुकसान नहीं होनी चाहिए, मेरे द्वारा किसी की नुकसान नहीं होनी चाहिए। और ये मेरे पूरा परिवार के नेचर है, मेरे पूरा खानदान की यही नेचर है, मेरे पूरा परिवार के नेचर है कि हमारे द्वारा किसी की नुकसान नहीं होनी चाहिए। और ये इंडस्ट्री, ये जो हम जिस बिजनेस में, जिस प्रोजेक्ट में, इसका नेचर ऐसा है। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि बाकी चीजों को मैं देखा नहीं देखा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे नेचर के हिसाब से जचा नहीं। और ये बिजनेस इतना बड़ा है, हमने आरसीएम के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा, टीसीजी से मिले हैं कई बार, टीसीजी के हम स्वभाव को जानते हैं। तो सारी जब चीजें सही है तो हम क्यों इधर उधर जाए। दूसरी बात, जब हमारा सिस्टम बंद था तो हमारे जो और अपलाइन थे वो हमारे साथ थे जब सिस्टम बंद था, और सिस्टम जब चालू हुआ तो वो हमारे साथ नहीं थे। तो भाई मेरे को इनकम देने वाली सिस्टम है, मेरे को प्रोडक्ट प्रोवाइड करने वाली सिस्टम है, कोई व्यक्ति थोड़ी है सर। व्यक्ति तो एक हेल्प करने वाले लोग होते हैं, सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं। तो मेरे अंदर में ये पूरा प्रोजेक्ट अंदर घुस चुका था। मैंने इस प्रोजेक्ट को देखा, मैंने किसी व्यक्ति को नहीं देखा। बात आगे है काम करने के, तो काम करने के लिए हमें तो मिल गए ना सर। हम 2-4 लोगों के साथ में थोड़ी काम करते हैं। हमारे अपलाइन सीरीज में बहुत सारे लोग हैं, जैसे मेरे अपलाइन सीरीज में बहुत शानदार सपोर्ट अगर मिला तो रत्नेश जी से मिला मेरे को, रत्नेश जी। और हम मुझे याद है कि एक दिन हम बाइक में सफर कर रहे थे महासमुंद जिला के अंदर में, उस दिन रत्नेश जी के बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला मुझे। दूसरा, रत्नेश जी के साथ में हमने प्रॉपर काउंसलिंग किया, तो प्रॉपर काउंसलिंग किया तो मैं बहुत विनम्र भाव से करुण शब्द पे मैं एक लाइन में बोला था, शायद सर को भी याद नहीं होगा। मैंने बोला कि सर मेरे पास में और कोई चीज नहीं है कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा करूं, और मैं इस काम को करना चाहता हूं। तो रत्नेश जी ने मुझे आंसर दिया था उस दिन कि सालिक जी मेरे पास भी कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और ट्रेडिशनल में काम कर लूं, और मेरे पास तो जमीन जायदाद है नहीं है, और ट्रेडिशनल के काम मुझे आता नहीं है, और मैं कर नहीं पाऊंगा। मैं भी अगर करूंगा तो इसी को करूंगा। और रत्नेश जी से मुझे एक बहुत बड़े विश्वास है मिला कि आप भी करना चाहते हैं और हम भी करना चाहते हैं, तो दोनों मिलकर फिर आगे काम करते हैं। तो मेरे अपलाइन नहीं थे, लेकिन जैन सर तो मेरे को अपलाइन मिल गया ना सर, और हमने बहुत शानदार तरीका से वापस बिजनेस खड़ा कर दिए। बहुत बढ़िया सर, आपने सही जवाब दिया कि यदि कुछ लोग साथ में हो तो काम बन सकता है, और सबसे पहले अपनी खुद की तैयारी होनी चाहिए तो काम बन सकता है। एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर, ज्यादातर साथी सिस्टम में आ तो जाते हैं, लेकिन आने के बावजूद भी 6 महीना हो जाता है लगभग, उनके कई साथियों के ड्रीम नहीं होते, कई साथियों के लिस्ट नहीं होते, और वो इसको ज्यादा महत्वपूर्ण मानते भी नहीं है। वो लगता है कि सब तो हो दे जाएगा समय के साथ साथ, कोई लिखने की चीज थोड़ी है ड्रीम, वो तो ऐसे ही पूरा होता है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे ड्रीम को लेकर के, क्या ड्रीम होना चाहिए, क्या नोट डाउन होनी चाहिए? सर ड्रीम बिल्कुल होना चाहिए, ड्रीम नोट डाउन करना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने किसी पर्सन को ज्वाइन कराया, मैंने किसी पर्सन को ज्वाइन कराया, तो जब मैं ज्वाइन कराया तो उस व्यक्ति के साथ में मैंने स्टार्टअप कैसे किया, मेरा क्या तैयारी था, मैंने आपको ज्वाइन करवाया, तो किसी पर्सन को ज्वाइन करवाने के बाद में मेरा स्टार्टअप कैसे रहा, मैंने स्टार्टअप कैसे करवाया, वो तो मेरे ऊपर है ना सर। वो तो कच्चा मट्टी है सर, वो तो कच्चा मट्टी है। उसके साथ में मैंने क्या तैयारी किया, मैंने उसके साथ में क्या क्या क्रियाकलाप किया। तो जो बेसिक हमारा जो है एक स्टार्टअप, उस व्यक्ति के साथ में राइट स्टार्टअप जो करना चाहिए ना, वो एक्टिविटी अगर किसी व्यक्ति के साथ में सही तरीका से हो तो उसका ड्रीम भी बनेगा, वो आगे काम भी करेगा। हाँ, लेकिन उसके बाद भी कुछ चालाक किस्म के लोग होते हैं, तो चालाक किस्म के लोग होते हैं तो वो आपको हमको गोली भी देते हैं। तो अपलाइन को भी समझ जाना चाहिए, मतलब उसके साथ में उसी तरीका से ट्रीट करना चाहिए। और क्या ऐसे कुछ ऐसे प्रोग्राम उसको देना चाहिए, कुछ ऐसे बुक उसको देना चाहिए, कुछ ऐसे प्रोग्राम अटेंड करवाना चाहिए, या कोई अपलाइन सीरीज उससे मिलवाना चाहिए, ताकि उनका ड्रीम क्लियर हो सके। और ड्रीम क्लियर होगा तो क्विट नहीं करेगा सर वो। जी, थैंक यू। तो निश्चित तौर पे यदि हम सही राइट स्टार्टअप कराएं तो उनका ड्रीम भी बनेगी, लिस्ट बनेगी, और आगे वो सिंसियर होकर सिस्टम में काम भी करेंगे और बड़ी सफलता को हासिल कर पाएंगे। तो मेन है राइट स्टार्टअप की सही शुरुआत अपने को देना चाहिए। एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा सर, जल्दी आगे बढ़ते हैं, कि ज्यादातर लोग जहाँ पे कैरियर के लिए नौकरी को प्राथमिकता देते हैं, तो उस जगह पे डायरेक्ट सेलिंग कैरियर का सबसे बढ़िया विकल्प हो सकता है क्या आपके हिसाब से?
सर बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार सवाल है। एक करियर के बिल्कुल विकल्प हो सकता है, और बात रहा नौकरी के, नौकरी को लोग प्रायोरिटी में लेके आते हैं, क्योंकि हमारा जो माहौल है, हमारा जो पृष्ठभूमि है, मेरे जितने भी मेरे पूर्वज रहे हैं, उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया, जहाँ पे हमने एजुकेशन लिया, हमारा टीचर रहा, उन्होंने हम इस तरह से गाइड किया। तो हमारा जो पृष्ठभूमि रहा, हमारा जो हमें जो माहौल मिला है, पूरा एक तो नौकरी वाला माहौल मिला है, तो नौकरी वाला माहौल मिला है तो हम उसी तरफ जाते हैं। हमने तो उसी चीज को एक करियर माना है ना। तो लेकिन ये दूसरा जो चीज आया हुआ है डायरेक्ट सेलिंग, तो डायरेक्ट सेलिंग अभी के सब्जेक्ट है, ये अभी आया है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे गलत अनुभव रहा है, तो गलत अनुभव की वजह से लोग समझो नौकरी को सही माने, इसको सही नहीं माने। लेकिन अब डायरेक्ट सेलिंग में जो क्लियरिटी आया हुआ है, और डायरेक्ट सेलिंग को लोग अब जानना शुरुआत कर दिए हैं, तो इसको अगर एज ए करियर वाइज अगर देखा जाए तो बहुत बड़े करियर है इसके अंदर में। और विशेषता इसके अंदर में कि कोई लागत लगता नहीं है, तो कोई जोखिम भी इसके अंदर में है नहीं है। यहाँ पर कोई योग्यता की कोई मापदंड नहीं है, घर से शुरू हो सकता है, कहीं भी किया जा सकता है, इनके विशेषता है। पार्ट टाइम किया जा सकता है और परिवार के साथ किया जा सकता है। बड़े अच्छा बात है इसके अंदर में कि फ्रीडम ले लिया जा सकता है, चाहे मनी फ्रीडम हो, चाहे टाइम फ्रीडम हो। इसकी क्वालिटी ये है कि इसकी विशेषता है कि पर्सनालिटी काफी अच्छा से इंप्रूव हो जाता है इसके अंदर में। आपका हमारा व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा हो सकता है। सर मैं अगर इतना सरल आप लोग मानते हैं और हूं अगर मैं, तो आपको जानकारी दूं कि पहले मैं अलग था। अगर मेरे अंदर में जो नरमता है, जो सरलता है, तो मैं तो इस इंडस्ट्री को धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं अपने अपलाइन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे सरलता अगर आप देख पा रहे हैं, इतना विनम्र भाव अगर देखते हैं आप लोग, तो वो इस इंडस्ट्री की वजह से है। अन्यथा मैं अपने लेबरों के साथ में रहता था तो मैं बहुत कड़ा मिजाज के होता था, क्योंकि लेबरों के साथ में उसी तरह के पेश आना पड़ता है, और वो मेरा स्वभाव का हिस्सा बन चुका था। अब यहाँ पर आप जैसे सरल लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, तो मेरा व्यक्तित्व अच्छा हुआ, तो ये बहुत अच्छा हुआ। दूसरों की मदद कर सकते हैं, घूम सकते हैं, नए दोस्त क्रिएट कर सकते हैं, अर्ली रिटायरमेंट के प्लानिंग इसके अंदर में किया जा सकता है। बहुत बड़ी जो चीज है जो नौकरी में नहीं मिल सकता, बड़ी सिक्योरिटी इसके अंदर में लिया जा सकता है। तो कहना मैं चाह रहा हूँ मुकेश जी कि एज ए कैरियर अगर देखा जाए तो बड़े कैरियर इसके अंदर में लिया जा सकता है, और प्रायोरिटी में लेके आके काम करना चाहिए। अपन ऐसा बोल सकते हैं कि पैसा कई जगह मिल सकता है, कुछ जगह समय मिल सकता है, लेकिन ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लाइफ का जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। तो इस इंडस्ट्री को वो अपन करियर का सबसे अच्छा विकल्प के रूप में लिया जा सकता है ना। अगला सवाल पूछना चाहूंगा सर, आपकी फैमिली का शुरुआती दौर में सपोर्ट कैसा रहा और आज कैसा सपोर्ट है इस कॉन्सेप्ट को लेकर के फैमिली डायरेक्ट का करने के लिए? ओके थैंक यू सर। फैमिली का जो सपोर्ट है, तो पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं अपने परिवार के मुखिया था, मेरा राज चलता था। पहली बात, फैमिली का विरोध जबरदस्त रहा। मेरे पिताजी, मेरे जो फादर इल्ला है, उससे बैठक करते थे मेरे को आश्रम छुड़वाने के लिए। मेरे कोई नाना जी वगैरह आ जाते थे तो उससे बैठक करते थे मेरे को आश्रम छुड़वाने के लिए, क्योंकि मेरे पिताजी को लगता था कि ये पहले भी बर्बाद किया है, अब ये काम कर रहा है, ये फिर बर्बादी तक लेके जाएगा। तो अलग अलग हमारे बड़े बुजुर्गों से बैठक करवाते थे, और उनके द्वारा मेरे को बुलवाया जाता था कि ये काम छोड़ दे, ये भागना दौड़ना बंद कर दे। ये तो बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं रहा सर इसके अंदर में, लेकिन फिर भी मैं खेती करते करते इस काम को जब करता था, बिल्कुल करता था, मैं छोड़ा नहीं। मैं उनके एडवाइस के बाद भी मैं छोड़ा नहीं, तो मैं काम करता ही था। तो धीरे धीरे अचीवमेंट जब आना शुरुआत हुआ, तो जैसे जैसे पैसा आना शुरुआत हुआ, मैं अपने पिताजी को बताया कि इतना पैसा आता है। बहुत अच्छा काम और करता था मैं, जो भी मेरा पेमेंट बनता था मंथली का, मैं पूरा पैसा निकालता था, वाइफ को पकड़ाता था। मैं नहीं रखता था, मैं पूरा पैसा वाइफ को पकड़ाता था, और पूरा पैसा वाइफ को जब पकड़ाता था तो वो खुश रहती थी वो। और उसके बाद खर्चा मुझे जरूरत पड़ता था तो पूरा खर्चा वाइफ देती थी। तो फिर धीरे धीरे परिवार में पॉजिटिविटी आया, और जैसे मैं रॉयल्टी में आया, तो मैं अपने परिवार को, मेरा जो सेलिब्रेशन हुआ, उस सेलिब्रेशन में अपने परिवार को लेके गया बड़ा फंक्शन में। उस बड़ा फंक्शन में जब मेरे परिवार देखें तो मेरे परिवार गदगद हो गए, और चर्चा शुरू हो गया पूरा घर में और पूरा बस्ती में। तो वहां से मेरे को सपोर्ट ज्यादा मिलना शुरुआत हुआ, और इसके बाद में जब ओके जी, अपन यूं कह सकते हैं सर कि शुरुआती दौर में हर परिवार में विरोध होता है,
आनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे करके, तो हर परिवार से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो हमारे व्यूवर्स के लिए एक मैसेज है कि अभी चैलेंज आ रही होगी, परिवार साथ नहीं दे रहा है, तो सालिक जी का भी साथ नहीं दिया है, हो सकता है हमारे और भी अगला लीडर्स जो आएंगे उनके साथ भी ये चैलेंज रहा होगा। तो सालिक जी मैं कुछ सवाल और, क्योंकि समय की नजाकत को भी हमको ध्यान रखनी है, तो मैं चाहता हूं सर, आपके टीम में चूंकि महिलाओं की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में है, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि हमारी बहुत सारी बहनें भी आज इस प्रोग्राम में हैं, तो आपके हिसाब से महिलाओं को किस तरीके से इस काम को करना चाहिए ताकि वो अपने घर का तालमेल और बिजनेस का तालमेल बैठा सकें? महिलाओं को किस तरीके से काम करना चाहिए? जो लेडीज पर्सन है, तो पहले तो मातृशक्ति को मैं नमन करना चाहूंगा, और ये बिजनेस महिलाओं से शुरू होता है। और जो महिलाएं हैं, महिला यानी धरती को हिला देने वाली, मही यानी धरती और हिला देने, तो किसी से कम नहीं है। तो अपने आप को बिल्कुल कमजोर मत समझें, बिल्कुल कमजोर मत समझें। और जिस तरीके से सरकार सपोर्ट कर रही है, महिला सशक्तिकरण, ये हमारा मिशन है हमारे बिजनेस के अंदर में। तो आज ये बिजनेस महिलाओं से शुरू होती है। आज जितने भी किचन के सामान है, जितने भी आइटम है, महिला से शुरू होती है। हमें लिस्ट तो महिलाएं देती हैं, तो बिजनेस महिलाओं से शुरू होती है। महिलाएं बहुत अच्छा से कर सकती हैं। इस बिजनेस को आगे रन करना है तो पहली बात, अपने परिवार को शामिल जरूर करें, परिवार को शामिल इस बिजनेस में जरूर करें। हस्बैंड वाइफ है तो बिल्कुल मिस्टर एंड मिसेस के कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। परिवार में सास ससुर होते हैं उससे, या लड़कियां हैं तो अपने माता पिता या भाई से बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए बिजनेस के, और अपने बिजनेस में शामिल कीजिए। और बहुत अच्छा बात यह है कि आप जब भी बिजनेस करें तो फिर जब हम करते हैं तो टाइम के जरूर ध्यान देना चाहिए, टाइम के ध्यान देना चाहिए कि हम टाइम में फील्ड में निकले, टाइम में हम घर तक वापस हम चले आए। तो ये कुछ चीज है जो महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। आगे अभी जो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म, अभी जो जैसे हम काम कर रहे हैं, हम बात कर पा रहे हैं, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म महिलाओं के लिए वरदान है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है। नेक्स्ट, अपनी स्किल बढ़ाने में ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि स्किल अच्छा हम अप करेंगे, बढ़ाएंगे, तो स्किल रहेगा तो मेहनत कम, रिजल्ट ज्यादा आती है। तो सर और बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, तो ये ध्यान निश्चित तौर पे महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है कि अब जमाना जो कि डिजिटल है, तो घर बैठे कर सकते हैं, अपने किचन से कर सकते हैं। पहले वो प्रोग्राम में बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, कोरोना ने एक अच्छा मौका दिया है। तो एक सवाल पूछना चाहूंगा सर कि जहां पे कोरोना के बाद वर्किंग स्टाइल चेंज हो चुकी है, लोग फिजिकल वर्किंग से वर्क फ्रॉम होम यानी डिजिटल वर्किंग की ओर आ चुके हैं। कुछ लोग ठीक है अभी भी नहीं बदल पाए हैं, समय बदलता है, जो कुछ लोग समय के पहले बदलते हैं, कुछ लोग समय के बाद बदलते हैं। तो क्या सालिक जी आप ये देख पाते हैं कि आज जैसे डिजिटल वर्किंग चल रही है, तो ये डिजिटल जो प्लेटफॉर्म हमारा है, क्या ये आगे भी कोरोना के बाद भी हमारे लिए मददगार साबित होगा? क्या 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 फील करते हैं आप? सर, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हमें मिला है, तो मैं बोलूंगा कि ये तो हमारे लिए वरदान है। भले ये जो क्राइसिस जो आए हैं, जो महामारी आया, ये पूरी दुनिया को समझो तबाह किए हैं, हर कोई परेशान हुए हैं, हम भी परेशान हुए हैं, इनके बहुत सारे हम नुकसान उठाए हैं। लेकिन अगर हम इनके अच्छाई को देखें इसके अंदर में, तो अगर ये महामारी नहीं आए होते तो पता नहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म हमसे कोसों दूर होते हैं। मतलब बहुत बात के प्रोजेक्ट था, लेकिन ये चीज हमको मिला, तो ये इसके वजह से हम आज वर्क फ्रॉम होम कर पा रहे हैं। आज जैसे हम दिल्ली के बिजनेस को मैनेज कर पा रहे हैं, पंजाब के बिजनेस को मैनेज कर पा रहे हैं, किसी कोई हमारा टीम है साउथ में, उसको हम मैनेज कर पा रहे हैं। तो आज दूर की जो बिजनेस है, हम इजी वे में हम मैनेज कर पा रहे हैं। आगे वाली बात है आपके द्वारा जो मुझे मिला, वो आगे क्या, तो आगे भी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे इस इंडस्ट्री के लिए, हमारे बिजनेस के लिए वरदान है, क्योंकि दूर के बिजनेस को हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से इजी हम लोग हैंडल कर पाएंगे। और एक बार मीटिंग किया सर, कितनों बार मीटिंग कर रहा हूं ना मैं, पंजाब आज ही मीटिंग कर लिया, हाँ, दिल्ली आज ही मैं मीटिंग कर लिया सर, मैंने साउथ में आज ही मीटिंग किया, बॉम्बे आज ही मीटिंग हुआ मेरा। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आगे भी बहुत अच्छा रन करेगा। जी। और इसका अगर एडवांटेज हम देखें तो बहुत बड़े एडवांटेज सर इसका। जी, थैंक यू सर। सर संक्षेप में एक चीज और जानना चाहेंगे कि इस इंडस्ट्री के अंदर हमारा अपने अपलाइन से, अपने डाउनलाइन से और अपने क्रॉस लाइन से कैसे संबंध होने चाहिए, संक्षेप में जानना चाहेंगे सर आपसे। सर जैसे अपलाइन मदर लाइन है, एक माँ की तरह है, उनका प्यार हमें बिल्कुल अपलाइन से संबंध होना चाहिए। माँ और बेटा के जो संबंध होता है, इस तरह के संबंध होना चाहिए, एक पारिवारिक संबंध होना चाहिए, मधुर संबंध होना चाहिए। अपलाइन से कभी भी गिला शिकवा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अपनी माता से कितना गिला शिकवा रखूंगा,
तो इस तरह के संबंध अपलाइन से हमें बना के रखना चाहिए। तो अपलाइन को इस नैरेटिव के अंदर में मदर लाइन कहा गया है, वो एक माँ की तरह है। दूसरी बात है डाउन लाइन। तो डाउन लाइन जो है, डाउन लाइन को एक बच्चा की तरफ स्नेह करना चाहिए, बच्चा की तरह प्यार देना चाहिए। तो डाउन लाइन से भी संबंध हमें बहुत अच्छा रखने की जरूरत है, क्योंकि हमारा वॉल्यूम जो आता है डाउन लाइन से ही आता है। ओके, तो इस तरह के संबंध होना चाहिए। दूसरी जो है क्रॉस लाइन। तो क्रॉस लाइन के बारे में आपको पता है, हम सबको पता है जो ट्रेनिंग वगैरह अटेंड किए हैं, वसी जो बोलते हैं कि ये दूर के हमारे सगे भाई हैं, दूर के हमारे सगे भाई हैं। तो दूर के सगे भाई ऐसे हमारे संबंध होनी चाहिए। कभी भी हम ये ना करें कि कई बार क्रॉस लाइन के साथ में होता क्या कि हमारा जो रिश्तेदारी है वो डिनर तक पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा करीबी हो जाते हैं। होना चाहिए, लेकिन इतना भी करीब ना हो कि हम डिनर तक पहुंचे और सारी बात हम बिजनेस के बातें में उतर जाते हैं, और बिजनेस के बात में उतर जाते हैं, तेरा कितना चल रहा है, तेरा ए लेके क्या हालचाल, बी लेके क्या हालचाल, इस तरह की बातें हो जाती हैं। तो ये जो बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और वही है कि हम मिले तो इस तरह से मिले कि हमारा प्यार बहुत अच्छा रहे, और बिछड़े तो फिर दोबारा फिर कब मिलेंगे इसका कोई जिक्र नहीं होनी चाहिए। तो क्रॉस लाइन से इस तरह के रिलेशन होने चाहिए, मधुर रिलेशन होना चाहिए, लेकिन एक जो गैप बना के रखना चाहिए इतना जरूर होना चाहिए। जो मैंने क्रॉस लाइन से बहुत कुछ इस चीज को सीखा है। जी जी जी, यहाँ पे सर मैं मुकेश कोठारी जी का एक बात याद दिलाना चाहूंगा। मुकेश कोठारी जी कहते हैं क्रॉस लाइन से जब भी मिलो सेमिनार में तो ऐसे मिलो, कुंभ के मेला से बिछड़े थे आज मिल गए हैं, ऐसा प्रेम से मिलो, और बिछड़ो तो फिर ऐसे सेमिनार में मिलो। फिर इस बीच में आपकी क्रॉस लाइन से कोई बिजनेस इशू को लेकर, कोई अपलाइन को इशू को लेकर कभी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक क्रॉस लाइन दूसरे क्रॉस लाइन को ज्यादातर मामले में वायरस देने की कोशिश कर सकता है। जब भी ऐसे कुछ मामले आए जी, हम इस बिजनेस के अंदर में क्रॉस लाइन के ही बिजनेस करते हैं। जैसे मेरे ए है और मेरे बी है, तो मेरे ए मेरे बी के क्रॉस हुआ। ओके, तो हम तो यहाँ क्रॉस लाइन के ही बिजनेस करते हैं सर। जी जी, हमारा बिजनेस ही क्रॉस लाइन का है। ओके जी जी, निश्चित तौर पे दोनों में तालमेल बना के अपने को चलना चाहिए, सबसे बराबर संबंध होने चाहिए, लेकिन एक सीमा तक होने चाहिए। सर सुभा जी का एक सवाल है आपके लिए कि अच्छा नेटवर्क बनाने और उस नेटवर्क को बनाए रखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अच्छा नेटवर्क बनाने और उसको बनाए रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अच्छा नेटवर्क का मतलब क्वालिटी नेटवर्क। जी, एक क्वालिटी नेटवर्क मेरे को अपने नेटवर्क में क्वालिटी अगर बिल्ड करना है तो पहली बात तो मेरा कुछ इस तरह के अनुभव है कि हम एजुकेशन में ज्यादा फोकस करें जी, क्योंकि मैं नेटवर्क का तो बड़ा बनाया हूं सर। अच्छा मतलब मेरा बड़ा नेटवर्क है, लेकिन मेरे नेटवर्क में जितने भी लोग हैं वो सीखने में कमजोर हैं, ज्यादा सीखते नहीं है, मैं उसको अच्छा ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा हूं। तो इससे क्या होगा, नेटवर्क साइज तो बड़ा है, मतलब साइज से अच्छा है, लेकिन क्वालिटी नहीं है उसमें, तो एक दिन वो धराशायी हो सकता है। आज है कल गारंटी नहीं है कि वो अच्छा नेटवर्क बने रहे। तो अच्छा नेटवर्क करने के लिए मुझे टीम में एजुकेशन को बिल्ड करना चाहिए, एजुकेशन डालना चाहिए, तो मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा हो सकता है। और बनाए रखने के लिए टीम में रिलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, टीम के लोगों के प्रति हम बिल्कुल हमें ध्यान रखना चाहिए, टीम में ट्रेनिंग काउंसलिंग के बराबर चलते रहना चाहिए, टीम के साथियों का टारगेट पूरा करने में हमें मदद करना चाहिए, और टीम को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, और छोटी छोटी सफलता को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। और टीम में एकता बनाए रखने में एक लीडर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो टीम में जो रिलेशन बिल्ड करें, हम एकता बना के रखें, तो मेरा एक छोटा सा ऐसा मानना है कि हमारा नेटवर्क बहुत अच्छा हो सकता है और एक स्टेबल हो सकता है। जी जी, तो आपने कहा कि नेटवर्क को बनाए रखने के लिए एक हमको एजुकेशन का सिस्टम बिल्ड करना चाहिए, रिलेशन बिल्ड करना चाहिए अपने टीम के साथ, केयरिंग एटीट्यूड हमारा होना चाहिए, उनकी केयर करें और उनके हर सफलता को दिलाने में हम उनकी मदद करें और उनकी सफलता को सेलिब्रेट करें, तो हमारा नेटवर्क बनेगा, बढ़ेगा और मजबूत रहेगा। मैं आपसे सर कुछ पूछना चाहता हूं कि आपने इस सफलता को पाने के लिए जो आज इस मुकाम पे आप हैं, उसके लिए आपने ऐसा क्या क्या किया
थोड़ा बताएं ताकि हमारे व्यूवर्स को भी उसका फायदा मिल सके। आपने क्या क्या ऐसे स्टेप लिए जिससे बड़ी सफलता आपको मिल पाई? सर मेरे पास तो प्रॉपर एक गोल रहा। पहली बात, मेरे पास प्रॉपर एक गोल रहा, गोल आज भी है। तो मैंने बड़ा ड्रीम इसके अंदर में देखा। मेरे जो स्पॉन्सर, मेरे जो अपलाइन थे, उन्होंने मेरा ड्रीम क्लियर किया और मैंने एक बड़ा सपना बनाया। पहला चीज। दूसरा चीज, मैंने इसके अंदर में आके अपने आप को चेंज किया। मैंने अपने आप को बदलने के लिए कभी मैं कंजूसी नहीं किया। जैसे मेरी पर्सनालिटी को अप करना है, मेरे को नॉलेज लेना है, तो मेरे को बुक पढ़ना है, बुक खरीदना है, इसमें मैंने कभी भी समझौता नहीं किया। ये चीज मैंने किया। मैंने सर मेहनत किया, मेहनत से मैंने कभी भी पीछे नहीं हटा। जैसे मैं पंडित जी के ट्रेनिंग अटेंड किया था, तो उन्होंने बहुत अच्छा लाइन बोला था कि मेहनत से ही कामयाबी लिया जा सकता है, ऐसा नहीं कि हम भाग्य के भरोसे हम चले। तो मेहनत बहुत जरूरी है, तो मेहनत करें। नेक्स्ट, धैर्य हमें रखना चाहिए और धैर्य के साथ में अगर हमने सही दिशा का अगर मेहनत किए तो सर सफलता हमें परफेक्ट मिलना है और बड़ी सफलता मिलना है। जी, बहुत शानदार बातें कही सर कि गोल होना चाहिए और उसको पाने के लिए मेहनत करें, धैर्य के साथ लगे रहें काम में अपने लगन से और सही दिशा में काम करते रहें तो सफलता जरूर मिलेगी। सर बड़ी सफलता पाने के लिए अपना नेटवर्क बिल्ड करने के अलावा रिटेलिंग का क्या महत्व मानते हैं आप? रिटेलिंग क्या होनी चाहिए टीम बिल्ड करने के अलावा? सर बिल्कुल होनी चाहिए। पहले के जो नेटवर्क, जैसे पहले की जो मार्केटिंग चलता था, जब यूं बोले कि आज से 10 साल या 15 साल पहले के बाद, तो मेंबरशिप काम होता था, वो एक अलग तरीका था पहले। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने के तरीका चेंज हो चुके हैं। तो रिटेलिंग आज प्रोडक्ट बेस्ड काम होता है, और प्रोडक्ट मतलब डायरेक्ट, हम लोग डायरेक्ट सेलर है। तो डायरेक्ट सेलर मतलब कंपनी और हम डायरेक्ट सेलर, तो हम सेल करने वाले व्यक्ति हैं। इसका मायने तो यही हुआ कि हम डायरेक्ट सेलर है। तो रिटेलिंग को अपने बिजनेस में हमें शामिल करना चाहिए। रिटेलिंग करने से स्पॉट कमीशन तुरंत मिल जाता है, तुरंत के खर्चे हमारे चलने शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आज की जरूरत मेरी है, पेट्रोलिंग है, जेब खर्चे हैं, कुछ और खर्चे हैं, कुछ मीटिंग के खर्चे हैं। तो अगर हमने रिटेलिंग को शामिल किया, ये सारी खर्चे हमारा निकलना शुरुआत हो जाता है। दूसरा, हमारा बिजनेस वॉल्यूम अप हो जाता है। तो बिजनेस वॉल्यूम अप होने से इनकम थोड़ा सा तगड़ा अच्छा बनता है, थोड़ा सा बड़ा इनकम आने की जल्दी चांसेस बढ़ जाती हैं। और मैं अगर रिटेलिंग करता हूं तो रिटेलिंग तो मुझे इसलिए और करना चाहिए, इनकम तो एक है पार्ट, लेकिन मैं सीखता हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रोडक्ट को सीखा, मैंने रिटेलिंग को सीखा, और जब मैं सीखा तो मैं टीम को सिखा पाऊंगा, और टीम को सिखा पाऊंगा तो टीम वही काम कर पाएंगे। और सर पॉजिटिविटी जो टीम में आएगी, बहुत शानदार पॉजिटिविटी आएंगे, और हमारे टीम में अचीवर की संख्या ज्यादा होंगे, हमारे टीम में रॉयल्टी जल्दी आएंगे, हमारे टीम में टेक्निकल बहुत जल्दी आएंगे, और हर साथी के बिजनेस बहुत जल्दी अप होगा। तो जो उत्साह की जो लहर होगी वो काफी बड़ा हो सकता है सर। तो बिल्कुल रिटेलिंग को बेस्ट बनाना चाहिए, रिटेलिंग करना चाहिए। अपन ये कह सकते हैं कि दुनिया में सेल का ही खेल है। अपने शहर में यदि हम देखें, अमीरों की लिस्ट निकाल के देखें, तो खरीदने वाले लोग अमीर नहीं है सालिक जी। हमेशा अपने शहर के वही लोग अमीर हैं जो बेचने का काम करते हैं, चाहे वो अपनी सेवाओं को बेच रहे हो, चाहे अपनी प्रोडक्ट्स को बेच रहे हो, चाहे अपने नॉलेज को बेच रहे हो। कहीं ना कहीं जो बेचने में लगे हुए हैं वही लोग बड़े हैं। तो हमें बेचने के काम में संकोच नहीं करना चाहिए। ये इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक ब्यूटी है कि हम सेल करके अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं और अपने को बड़े लोगों के लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। सर मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा। कुछ लोगों का सवाल आया था कि आपकी कोई फेवरेट बुक हो या कोई फेवरेट ऑडियो वीडियो हो तो जरूर बताएं ताकि हमारे व्यूवर्स को भी उसका फायदा मिल सके। ओके, थैंक यू मुकेश जी। सर मेरा जो बुक तो सभी फेवरेट हैं, और एक नेटवर्कर होने के नाते मैं वो चीज बताना चाहूंगा। सवाल ही जवाब है, बहुत शानदार बुक है। हमें इस बिजनेस में राज करना है, आगे बढ़ना, तो सवाल ही जवाब एलन पीज की बुक है, बहुत शानदार बुक है, जो हमें एक लीडरशिप हमारे अंदर में पैदा होता है, करता है वो। दूसरा, मेरे जो सबसे फेवरेट अगर बुक है इस सिस्टम में आने के बाद में, जो मैं पढ़ा, जीत आपकी, सी खेड़ा जी के, वो जीत आपकी बुक कंप्लीट बुक है। आज भी मुझे अगर सेल पर काउंसलिंग करना पड़े या टीम की काउंसलिंग करना पड़े, या मैं निराश होता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि अब नहीं, तब जाके मैं उस बुक को आज भी मैं पढ़ता हूँ। वो मेरा फेवरेट बुक रहा है, और मेरे अपलाइन मुझे शुरू से गाइड कर दिए थे कि आपको अपने वक्तव्य को बहुत अच्छा करना है, अपनी नजरिया को बहुत अच्छा करना है, अपने आप को प्रेरित करना है, उत्साहित करना है,
तो आप जीत आप बुक पढ़े। और इंग्लिश में मैं बहुत वीक रहा तो बुक मेरा बहुत ज्यादा मदद किया, क्योंकि उसके अंदर में वो कंटेंट्स है इंग्लिश वगैरह के, मीनिंग वगैरह वगैरह, तो वो बुक मेरे लिए बहुत फेवरेट रहा। तो ये मेरे लिए बहुत शानदार रहा। दूसरा बात वीडियो वगैरह के, ऑडियो के बात की, तो वीडियो तो आज ढेरों है सर, आज बहुत सारा ढेरों वीडियो है, लेकिन हमने उस दौर में जो वीडियो ऑडियो जो सुना, तो वो ऑडियो था यू आर 10%, बहुत शानदार बुक था यू आर 10%। तो यू आर 10% हमने सुना, तो हमारी अपनी जो भूमिका है वो 10% है, 90% सिस्टम है, 90% अपलाइन है। वो बुक हमने बहुत वो ऑडियो हमने बहुत बार सुना, वो हमारे लिए बहुत काम किया। और बहुत सारे ऐसे ऑडियो हैं, बीसी जी के हैं, सुरेंद्र वस्त्र जी के हैं, अत्री साहब के ऑडियो हैं, तो ये सारी ऑडियो बहुत शानदार है। हमें बिल्कुल इसका संगत करना चाहिए, और हमें इस इंडस्ट्री में कामयाबी तक जाने के लिए तो हमें ऑडियो, वीडियो और बुक, ये हमारा कंप्लीट भोजन है बोलूंगा मैं, और इसका हमें निरंतर सेवन करना चाहिए। जी जी, पूछना चाहूंगा, जहां पे हम लोग पहले 6-6 घंटे का वर्कशॉप अटेंड किया करते थे, आज भी जो बड़े लीडर्स हैं उनके ऑनलाइन हम वर्कशॉप अटेंड करते हैं, तो 6-6 घंटे, 3-3 घंटे के वर्कशॉप भी होते हैं। और वहीं पे हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि सब कुछ थोड़े समय में मिल जाए, तो क्या हम पैसा तो लगा नहीं सकते, पूंजी लगाने का ये विषय नहीं है, टाइम ही लगाने होता है। तो आपको क्या लगता है, क्या बड़ी सफलता के लिए सीखने का जब मौका मिले तो लोगों को घंटा 2 घंटा क्या इस तरीके से सीखने में लगा लेना चाहिए? सर मैं तो ये बोलूंगा कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे टाइम की इन्वेस्ट करते हैं, कुछ पैसे की इन्वेस्ट करते हैं जी, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें सर आप। बहुत बढ़िया। तो आपने सरल तरीके से बता दिया कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, डिजाइन आपको करना है कि आप कितना समय देते हैं, जैसे समय देंगे उस हिसाब से सफलता मिलेगी, कितना सीखते हैं उसके ऊपर आपकी सफलता डिपेंड करती है। या महावीर जी कहते हैं कि आप जितना सीखते हैं उतना आगे बढ़ते हैं, बंद तो सीखना ज्यादा फोकस होना चाहिए। एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि आज जहां तर ज्यादातर लोग अपने बच्चों की शादी करने के लिए जहां पे नौकरी पेशा परिवार को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, सालिक यदि आपकी बात आए, चूंकि आपके घर अभी पहली शादी होनी है या करने वाले हैं आगे आने वाले वक्त में अपनी बच्चों की, तो आप क्या नौकरी पेशा परिवार को प्रायोरिटी देंगे या डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे? सर पहली बात तो मैं बोलना चाहूंगा कि विधि के विधान है, जी पहली बात, ठीक है। रिश्ते कहाँ पे होंगे, कैसे होंगे, वो अंडरग्राउंड है, वो ऊपर वाले परमात्मा जाने। हम तो, मेरा जो सोच है, मैंने बहुत सारे लोगों ने मेरे से सवाल किया, जैसे भी तैयारी चल रहा तो मैं तो ये चाहता हूँ कि लड़का नौकरी पेशा है कि क्या, इससे मतलब नहीं है, वो सेल्फ डिपेंडेंट होनी चाहिए। ओके, उसके अंदर में हुनर होनी चाहिए, ये ऐसा नहीं कि किसी और के ऊपर में डिपेंड है। ओके, और दूसरी बात है, बात रहा डायरेक्ट सेलिंग के, तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कंप्लीट पैकेज है जो एक व्यक्ति को इंसान बनाने के पूरा पूरा जरिया है सर। तो जी जी, अगर मेरे को डायरेक्ट सेलर मिले तो पहली प्रायोरिटी मेरा डायरेक्ट सेलर होगा, बहुत बढ़िया, बहुत जो बढ़िया, कि थैंक यू इसके सर, थैंक यू। अंदर जो लोगों के डेवलप जो हो जाते हैं ना सर, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा। तो जी इसके वजह से, इस व्यू से मैं वो चीज देखना चाहूंगा। जी, 100% आपने सही बात कहा कि जो चीजें हम चाहते हैं कि हमारा जो रिलेटिव बने वो ज्यादा वक्त दे पाए हमारे फैमिली को, हमारे बच्चे को, वो दे पाते हैं डायरेक्ट सेलर लोग। घूमने की बात आती है, घूम पाते हैं, पैसों की बात आती है, कभी पैसों की कमी नहीं होती है डायरेक्ट सेलर के पास में। तो वो सारी चीजें जो एक होना चाहिए, और सबसे बड़ा कंप्लीट बात है कि उसकी पर्सनालिटी अच्छी बदल चुकी होती है, वो बुरे संगत से दूर रहता है, अच्छे विचार वाला रहता है, विनम्र रहता है, लोगों की केयर करता है, इज्जत करता है, माता पिता को भी इज्जत करता है। सबसे बड़ी चीज इस इंडस्ट्री में जो रहता है, उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि वो अपने माता पिता के प्रति भी बहुत गंभीर रहता है, अपनी फैमिली को लेकर के। तो ये कंप्लीट पैकेज है डायरेक्ट सेलिंग, और इस इंडस्ट्री से यदि अच्छा मिले तो हमें वही रिश्ता जोड़ना भी चाहिए। सर जाते जाते मैं आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा कि कोई ऐसा कॉम्पैक्ट मैसेज देते जाएं, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, कोई ऐसा कॉम्पैक्ट मैसेज देते जाएं जिससे हमारे बैठे हुए सभी भाई बहनों को, सभी व्यूअर्स को इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने में, उनको बड़ी सफलता पाने में मदद हो सके। तो ऐसा कोई कॉम्पैक्ट मैसेज अपेक्षा करता हूं सालिक जी आपसे। सर मैसेज क्या दूं सर, मैसेज बन के मैं बैठा हूँ, जी मैसेज बन के बैठा हूं मैं। मेरे जैसे व्यक्ति जब इस इंडस्ट्री में आकर के 6 फिगर की इनकम ले सकता है, ऐसा लाइफ स्टाइल अगर मैनेज कर सकता है, तो आज हमें एक ड्रीम लेना चाहिए सर, हमें एक ड्रीम लेना चाहिए कि ऐसे मेरे को बनना है, एक सपने लेकर के चलें, क्योंकि बिजनेस सपनों के हैं।
अगर हमारे पास ये सपना नहीं है तो चाहे प्रोडक्ट कितनों रहे हमारे पास में, प्रोडक्ट कितने क्वालिटी प्रोडक्ट रहे सर, इससे इस इंडस्ट्री के अंदर में सबसे अगर क्वालिटी अगर है किसी प्रोडक्ट में तो वो आपके सपनों में क्वालिटी है। एक बड़े सपने देखे, इस इंडस्ट्री के अंदर में इतनी बड़े असीम संभावनाएं हैं आरसी बिजनेस के अंदर में, आपके हर सपने साकार हो सकते हैं। तो जितने भी मेरे साथी हैं, जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट हैं, सभी एक बड़े सपने लेकर के जाएं और अपने सपनों के लिए वो काम करें। जी थैंक यू सर। सालिक जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे एक बुलाने पे आपने अपनी हामी भरी और आप हमारे इस टॉक शो में आए, और आपसे मिलकर हमारे व्यूवर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में, आपके बारे में, आपके वर्किंग स्टाइल के बारे में, तो बहुत सारे व्यूवर्स को बहुत सारी चीजें आज सीखने को मिली होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सालिक जी। और साथियों आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला सीखने के लिए, जानने के लिए। और अगले गुरुवार को फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ में, एक नए व्यक्तित्व के साथ में, कुछ और सीखने के लिए। तो ये गुरुवार का ये जो सेशन है ये चलता रहेगा, सीखना और सिखाने का ये सेशन। तो अगले गुरुवार फिर मिलेंगे आपके और हमारे इस टॉक शो में लीडर्स की बात मुकेश नामदेव के साथ। तो आपने अपना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सालिक जी आपको स्पेशली धन्यवाद कि आपने अपने अनुभव शेयर किए, और धन्यवाद मिस्टर रत्नेश जैन जी को जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें हम अपने अनुभवी लोगों का, अपने सफल लोगों को एक मंच में ला करके उनके अनुभव से अपने टीम को फायदा दिला पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज के इस सेशन थैंक यू को। मुकेश जी, थैंक यू सर आपको भी, और थैंक यू सभी हमारे व्यूअर्स